नल तोड़ दी कहाँ था? कहाँ? कैसे? अच्छा, मैं सो रहा हूँ। मैं जो है ना, मैंने अच्छा ये लगा। टाइप करा है बहुत सारा। एक्चुअल में क्या था, मैंने 800 क्वेश्चन टाइप कराए थे लास्ट ईयर। हाँ, 800 फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के 800 क्वेश्चन। तो 800 क्वेश्चन जो टाइप कराए थे उसी में से तो उसको मैंने दिए थे। तो जैसे इस फाइल में उसने क्या किया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड स्टेट दोनों टाइप किया होगा, क्योंकि उस समय जो है सॉलिड स्टेट था जब मैंने दिए थे। मगर इसमें ये सब नहीं है, मैंने हटा दिया है। इसको अभी सही कर देता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। एक तो हर पीपीटी में ना कोई नाम रहता है, और जो नाम रहता है उस जगह हम नहीं रहते हैं। दिक्कत ये है। आप सही है, लिख देंगे यार ऐसी के बाद। मार्कर किधर है? थर्मोकेमिस्ट्री है ना, रहता फिर। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अलग अलग लिखा हूं ना, इसलिए एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, सेट कर दूं पूरा। अब जरा देखो बच्चों, काम की बात बताता हूं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप काम करते हो तो अब आ रही है, तो ऐप में बड़ी टीम लगती है, छोटी टीम नहीं लगती है, और उसमें खूब पैसे लगते हैं, वो हम लोग के पास होते नहीं है। तो किसी ना किसी के साथ मिलके ही काम करना पड़ता है। ठीक है कि हाँ, किसी के साथ मिलके, अब जैसे वेदांतु है, तो वेदांत के लोग काफी अच्छे लोग हैं, फाउंडर जो है बहुत अच्छे हैं, है ना। क्या क्या हुआ? है?
हो, सब ईमानदारी से काम करेंगे, पॉजिटिव रहते हैं बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों का प्यार भी है। ऐसा नहीं है क्योंकि आप बच्चों को दोगे तभी आप बच्चे आपको देंगे। ऐसा नहीं कि आजकल के बच्चे पुराने जमाने के बच्चे हैं जो उनको समझ में नहीं आता चीजें। आजकल के बच्चे टैलेंटेड है, उनको सब दिखता है कि कौन उनके साथ फट्टे मार रहा है, कौन उनके साथ लग के मेहनत कर रहा है, ठीक है, कौन सिर्फ वादा करके सरकार की तरह भूल जा रहा है। बच्चे को सब पता होता है, इतना टैलेंटेड बच्चा है आजकल का। तो जब आप मेहनत करते हो तो वो आपका रिगार्ड करता है, बातें मानता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये जो है ना चीट नहीं करेगा, हमारा सिलेबस टाइम पे कराएगा, हमें लास्ट दिन तक प्रिपरेशन कराता रहेगा, और जो पढ़ाएगा वही आएगा और सारा सिलेबस पढ़ाएगा। ऐसा भी नहीं कि कुछ छोड़ देगा कुछ नहीं पढ़ाएगा, ऐसा भी नहीं। इस बात का ही हम लोगों को भी जिम्मेदारी रहती है, हम लोगों को भी जिम्मेदारी रहती है। भाई हम लोगों को क्या न्यू ईयर अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को क्या छुट्टी अच्छी नहीं लगती है, हम लोगों को क्या बर्थडे अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी पे क्या है, बच्चे हैं कि वो बर्थडे है। क्या हम उसको किसी और दिन भी बना सकते हैं? तो मुझे पता चलता है कि यार वो 365 दिन में चाहे जब मना लो, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर इनका एग्जाम हमारे उस पे नहीं है, हम मतलब उस एग्जाम की डेट नहीं बदल सकते, हम पेपर को नहीं बदल सकते, इसलिए उसकी मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। अपने बर्थडे की डेट तो तुम बदल लो यार, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, तुम्हारी पार्टी है, जब मानो तब कर लो, वो हमारे हाथ में है। मगर एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है, वो तो लेगा ही लेगा, और वो टब भी लेगा और सब कुछ पूछेगा भी। तो ये है, कल मैंने आप लोगों को लिक्विड सोल्यूशन का रिवीजन कराया था, ठीक है। तो लिक्विड सोल्यूशन के हम लोगों ने कल 54-55 क्वेश्चन किए थे, उसकी मैंने पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाल दी है, क्वेश्चन वाली भी डाल दी है, मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट भी डाल दिया था। आज लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट डालूंगा, आप आराम से यहां जाने के बाद और लिक्विड सोल्यूशन रिवाइज कर लीजिएगा और फिर ईमानदारी से उस टेस्ट को दीजिएगा, क्योंकि पहली क्लास बहुत गड़बड़ हो गई थी। उन लोगों ने क्या है, पहली क्लास एक तो छोटी लगाई, ऊपर से उस दिन लैग भी कर रहा था, तो वो माहौल और वो जो रिदम होता है वो बना ही नहीं, क्योंकि बच्चे कमेंट आ रहे सर दिख नहीं रहा है, कुछ कह रहे हैं दिख रहा है, और इवन मुझे खुद नहीं दिख रहा था कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो कैमरा हमारा दिख नहीं रहा था मुझे भी। और फिर क्लास 2 घंटे बाद अपने आप बंद हो गई, तब मैंने पता किया, मैंने कहा यार 2 घंटे में तुमने बंद कैसे हुई, तो पता चला वो 2 घंटे की ही क्लास लगी थी, क्योंकि नॉर्मल क्लास 2 घंटे की होती है, 1 घंटे 45 मिनट की होती है मंथन में क्लास, और ज्यादा से ज्यादा कोई टीचर खींचता है तो 2 घंटे की कर दी जाती है कि 2 घंटे का शेड्यूल बना दो, तो कोई खींचेगा तो 2 घंटे तक जाएगा, उसी शेड्यूल को उन्होंने वहां लगा दिया। उनको ये आइडिया ही नहीं था कि नहीं सर 3 घंटे लेंगे। तो अब मैंने उनको फिर कल समझाया कि 3 घंटे की ये क्लास हमेशा शेड्यूल रखो। तो अगले मंडे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स लेंगे, वही शेड्यूल चलेगा जो तुम्हारे क्लास में पढ़ा रहा हूं, जैसे तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन होता जाए। इसी वजह से उन बच्चों का विचारों का रिवीजन 2-3 हफ्ते बाद चालू हुआ है, नहीं तो मैंने तो सिलेबस खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी पूरे साल की प्लानिंग होती है, मैपिंग होती है कि इस समय ये कराऊंगा, इस समय ये कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि यदि पटना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टकरा गए तो सिलेबस कराना और इतनी सारी क्लासें लेना मैनेज नहीं होगा। तो मैं तो अपना उस जगह पे बिल्कुल फिक्स था कि हाँ मैं उधर खत्म कर दूंगा अपने टाइम पे, जो मेरा टाइम दिया गया मैंने उतने में वहां खत्म कर दिया। अब उनको रिवीजन करा रहा हूँ, 4 बार रिवीजन आपको भी कराऊंगा उनको भी कराऊंगा। अभी ये वाला करा रहा हूँ, 26 जनवरी के आसपास आपको क्यूएसडी दूंगा 400 क्वेश्चन का, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे 400 क्वेश्चन। फिर उसको आपको 1 हफ्ते का समय दूंगा कि आप उसको करो, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हाँ पूरे में पूरे नंबर आए, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 तुम कर पाओगे, और जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, मगर करना तुम्हारे पास होगा। क्यों? यदि मैं 3 घंटे खड़े होकर पढ़ा सकता हूं तो यार वो 54 क्वेश्चन तुम्हें भी सॉल्व करने चाहिए। अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो आप भी बराबर लगे रहो, जो कराऊं वो करते जाओ, जो कराऊं वो करते जाओ। उससे क्या होगा कि रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो सिलेबस सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, और कई बच्चे कई क्या मतलब मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हम ही लोगों से सिलेबस पढ़ रखा है मगर सेलेक्टेड नहीं है, और इस साल वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे? क्या उनका दिमाग बढ़ गया? नहीं, उन्होंने अपनी मेमोरी में इसको स्टोर कर लिया। और स्टोर कैसे किया? रिवीजन करके।
तो हर बच्चे को कम से कम यदि 2 महीने तो मिलने ही चाहिए कि 2 महीने उसको सिर्फ विग्रस प्रैक्टिस करने के लिए मिले, रिवीजन करने के लिए मिले। मतलब सिलेबस फरवरी तक निपट जाना चाहिए अच्छे से, मस्त एकदम, एक एक चीज, कोई चीज छूटनी ना हो और कोई चीज बाकी ना रहे, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस 90% चाहिए पेपर में, तब सेलेक्ट हो गए। 650 नंबर चाहिए मिनिमम इस समय, और 720 का पेपर है। अब जरा काउंट कर लो, 72 नंबर 10% होते हैं, तो 720 में 72 माइनस कर दो, तो ये 650 ही तो आ रहा है। इसका मतलब 90% पेपर सही होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी चैप्टर, कोई भी सब टॉपिक छूट ही नहीं सकता है। क्यों? 100% करोगे तब 90% इफिशियंसी आएगी ना, तब 90% इफिशियंसी आएगी। तो कहना कि हाँ हमारी प्रिपरेशन चल रही है अलग बात है, और रिजल्ट आना अलग बात है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और मेहनत टीचर को भी करनी होती है, बच्चे को अकेले नहीं करनी होती है, वो टीचर का भी काम है मेहनत करना। क्यों? हम तुम्हें बोलेंगे, हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे तो तुम हमारे साथ कर पाओगे। अब हम भी नहीं कर रहे हैं तो बच्चा भी बेचारा, इतनी समझ थोड़ी ना है, इतनी समझ आने में टाइम लगता है। हम लोग भी इतने छोटे थे जब इसी एज में थे, तो हम लोग को भी इतनी समझ नहीं थी, हमारे टीचर बोलते थे, हम करते थे। तो बच्चे टीचर की रिगार्ड करते हैं, तो टीचर की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है कि यार बच्चों को सही बात बताओ, उनके साथ ताकत से लगो, मेहनत करो, आप भी करो वो भी करे। ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी करके निकल लिए, या सरकार की तरह वादे हैं उनमें परफॉर्मेंस नहीं है। और इसी वजह से हम लोगों को बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर देते होंगे, उनको पता है, इस बात का पता है कि यार हाँ सब कुछ पढ़ा देंगे और अच्छे से कराएंगे, उस पर बवाल नहीं काटेंगे, उनके पीछे क्या चल रहा है वो चलने दो, मगर उनके साथ गड़बड़ नहीं होती है। तो आपको मैं सब करा दूंगा। मैं दिसंबर में आया हूं, आपका सिलेबस चल ही रहा है, रिवीजन चल रहा है, और जैसे ही वो रिवीजन खत्म होगा उससे पहले 26 जनवरी के आसपास 500 क्वेश्चन दे दूंगा, और आपसे कहूंगा आराम से तुम करो, फरवरी के फर्स्ट वीक में उसको सॉल्व कराऊंगा। तो एक टर्म ये वाला हो गया पढ़ाने वाला, एक हो गया जो हमारा मंडे मंडे चलता है, और एक 400 क्वेश्चन का ये रिवीजन। इसके बाद एनसीईआरटी वाला कराऊंगा, कि एनसीईआरटी वाला, कि हाँ एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन एक जगह पे जो आ सकते हैं पेपर में, जो मतलब हमें करने चाहिए न्यूमेरिकल। अब इतनी चीजों को आपको रिवाइज करना है, 400 क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो। जो टेस्ट देते हो, जो क्वेश्चन टेस्ट में ना बने उनको सर्किल करते जाओ, उनको बार बार करो। जो तुम कर चुके हो उन क्वेश्चनों को मत करो, क्योंकि जो तुमसे पहली बार में निकल आया वो दूसरी बार में भी निकल आएगा, मगर जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं सॉल्व हुआ, इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट में एरर है, या वो कॉन्सेप्ट तुम भूल जाते हो, या वो कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से लगा नहीं पाते हो, तभी तो गलत हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो गलती होगी ही ना। तो वो क्वेश्चन सिर्फ करो, वो आपकी कमियों को इंप्रूव करेगा। जब तुमने वो क्वेश्चन कर लिए तो अगली बार जब उस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो तुम कर पाओगे, तो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। तो जितने भी पेपर तुम पीछे दे चुके हो और उनमें से जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए हैं या तुमसे गलत हुए हैं, उनका एक सर्किल करते रहा करो और उनको बार बार रिवाइज किया करो पढ़ने के बाद, कि हाँ यार चलो अब 2 दिन में हम क्या करेंगे, सैटरडे बैठे कि आज हमने जितने भी पेपर दे रखे हैं वो सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन या इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन या फिजिक्स के क्वेश्चन या जूलॉजी के क्वेश्चन या बॉटनी के क्वेश्चन या फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से एक बार। कौन से? जो गलत हुए थे या जो नहीं आए थे। जो आए थे उनको नहीं, उनको तो कर ही लोगे, जो गलत हुए थे या जो नहीं आए थे। इस तरह से जब करोगे तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। जो इंप्रूवमेंट होता है ना कि सर 500 से ऊपर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, 500 से ऊपर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है बार बार तुम उसी के क्वेश्चन कर लेते हो, अब जो नहीं आता है वो बार बार गलत हो रहा है। तो जो नहीं आता है उसका रिवीजन 10 बार और जो आता है उसका रिवीजन 1 बार। और 10 बार होगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या नहीं आता है? तो जब तुम क्वेश्चन करते हो, टेस्ट देते हो, तो उसमें सर्किल करते चलो ना, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते चलो। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये चीज हमें करनी चाहिए, और भी धीरे धीरे नंबर भी बढ़ेंगे। सिलेक्शन एक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी वजह से वही बच्चा जो सारा सिलेबस हम ही लोगों से पढ़ा है सेलेक्ट नहीं होता है, और अगले साल वही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। उसके पीछे डिफरेंस किस बात का है? वही टीचर, वही सब कुछ, वही बच्चा, तो भी सेलेक्ट कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस था, उस साल वो सिर्फ सिलेबस खत्म कर पाया और इतना
एब्जॉर्ब कर पाया सब्जेक्ट को कि 500 नंबर ला पाए। अगले साल उसको इतना एब्जॉर्ब पहले से ही था, उसमें उसने और पॉलिश की, और चीजें अपने दिमाग में स्टोर की, और कमियों को दूर किया, तो वो 650 670 तक पहुंच पाया। और जब बच्चे ऐसे आते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे कल एक बच्चा आया था मुरादाबाद से, मुरादाबाद यूपी में पड़ता है, तो हम लोग आजकल बता देते हैं कि भाई पटना में है, तो वीडियो में जैसे बता ही देते हैं। तो वो आया, मैं यहाँ से नीचे उतरा था, वो मुझे मिला कि सर एक बच्चा आया है, मिलना चाहता है। तो मैंने कहा भैया तुम 10 घंटे ट्रेन में सफर करके आए क्यों? तो उसने बताया कि सर आपने कहा था। तो मैंने कहा चलो मिल लेता हूँ, मेरे 500 नंबर आते हैं। मंथन बैच में था, ऑनलाइन वाले। कहते सर मेरे टेस्ट में 500 से लेके 550 नंबर आते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा कमियां कहाँ हैं, थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसको बताई। फिर मैंने उसको नंबर दिया, मैंने कहा तुम अब मत आना। क्यों? तुम लोगों के पास नंबर नहीं है ना, देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम यहां पकड़ लोगे, नहीं तो वहां पकड़ लोगे, सुबह वहां पकड़ लोगे। अब वो बच्चा फिर यदि उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर वो 10 घंटे का ट्रेन का रास्ता तय करेगा, फिर आएगा, पैसे भी खर्च करेगा। उतने में तो हमारा एक बैच आ जाता है, जितने उसको ट्रेन में खर्च करने तक यहां तक आएगा। तो मैंने कहा कि तुम वहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत आए तुम हमें व्हाट्सएप करना, फोन नहीं उठेगा। ये बात तो कंफर्म है, ठीक है? क्योंकि जिसपे नाम नहीं लिखा है वो फोन उठाते ही नहीं है। एक तो वैसे ही टाइम नहीं रहता, अब तुम लोग क्लास ले रहे हैं, बज रहा है, तो हमारे लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है ना। अब कोई फोन बज रहा है तो बजने दो। हाँ, नाम लिखा होता है तो ये पता होता है कि हाँ यार इस बंदे का फोन आया है, तो क्लास के बाद कर लेंगे, या इंपॉर्टेंट होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, उठा लो। तो उस बच्चे को मैंने समझाया, तो मैंने उसकी आंखों में एक ही बात देखी कि इतना सफर करके बच्चा तभी आता है जब उसको फेथ होता है कि यार हम मिलेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या हमें कुछ अचीव हो जाएगा। अब उस फेथ को हमारी जिम्मेदारी भी है बनाए रखना। क्यों? क्योंकि यदि मैंने 2-4 लाइनें बोल दी या 2-4 वर्ड समझा दिए, उससे वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो फेथ पे है तो वो मानेगा बात को और सेलेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या क्या, सिर्फ 3 से 5 मिनट जो मैंने उससे बातें की, मगर उस 5 मिनट में अचीव क्या हुआ? उसका सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन। तो वही मैं कह रहा हूं कि 3-4 महीने की बात है, आप अपना बेस्ट दो। हम लोग तो हर साल देते हैं, इस साल भी देंगे। आपकी विग्रस क्लास लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हाँ यार 1 घंटे पढ़ाया, 1.5 घंटे पढ़ाया। आराम से 3 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लगभग हर बार, हर मंडे। और उसके बाद ये 400 क्वेश्चन है, इनको भी करेंगे। पूरे में पूरे नंबर लाने का अपना टारगेट है, और आएंगे, कंफर्म आएंगे कि हाँ पूरे में पूरे आपके आए। हाँ, जो आपकी जिम्मेदारी वो आपको निभानी पड़ेंगी। मैं पहली क्लास से ही बता रहा हूं कि आप हमारे साथ लगोगे, हमारे साथ मेहनत करोगे, वो क्वेश्चन तुम्हें भी करने होंगे, हमें थोड़ी करने हैं, हमें तो पहले से ही आते हैं, मगर तुम्हें भी करने हैं। और तुम्हें अपनी कमियों को पहचानना है, क्योंकि हर बच्चे की कमी हमें थोड़ी पता है, हमें तो जनरल बातें करनी पड़ेंगी ना। अब इनकी कमी कुछ अलग है, इनकी कमी कुछ अलग है। इनको फार्मूले याद नहीं रहते, इनको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते, इनको पूरा सब्जेक्ट ही याद नहीं है, तो सबकी अलग प्रॉब्लम है ना। तो अपनी कमियों को दूर करना है, और करोगे तो हो जाओगे, क्योंकि होते सब एक ही जैसे बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग बच्चा आता है, बस कोई वही मेहनत 1 साल में कर लेता है, कोई उतनी ही मेहनत 2 साल में कर पाता है, कोई उतनी ही मेहनत 4 साल में कर पाता है, बस ये डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को तुम्हें ध्यान रख के इसी 3 महीने में ये सारी मेहनत करनी है। 3-4 महीने में, 3-4 महीने में सारी मेहनत कर लो, और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और हिम्मत रखो, डरो नहीं, कॉन्फिडेंस रखो कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तुम्हारे दोस्त यार थे, तो तुम भी उतने ही तेज हो, बस उनके बराबर एक बार मेहनत कर लेते हैं। तेजी में कमी नहीं है तुम्हारे, बस उनके बराबर एक बार मेहनत कर लो कि हाँ उनके बराबर मेहनत कर लेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। तो चलो, लास्ट क्लास की हेडिंग बताना एक बार मुझे। हीट ऑफ फॉर्मेशन आई थिंक मैंने पूरी पढ़ा दी थी, जहां तक मुझे याद है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ, अरे शांत हो जाओ भाई, हाँ यार, अरे बहुत सारे लोग तो पैसे ही मांगने वाले होते हैं। दिक्कत ये है कि सर लोन ले लो, सर लोन दे दो, लेने वाले भी होते हैं, देने वाले भी होते हैं। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब 15-20 मिनट दे दो, है ना। अब गौर समझिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि सारी डिफिनीशन, अब सुनाई नहीं देगा मोबाइल की, सारी डिफिनीशन 1 मोल के लिए चलेंगी,
है ना, कि हम 1 मोल के लिए सब कुछ करेंगे। तो अभी भी 1 मोल के लिए करेंगे। हाइडिंग के नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, जलाना है, कंबशन कराना है ना। कितने मोल का कराओगे, 1 मोल का कराओगे, बस यही डेफिनेशन है। 1 मोल का कंबशन कराने में जो एनर्जी निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो हमेशा एनर्जी निकलती है। 1 मोल का कंबशन कराने में जो भी एनर्जी निकली उसको हीट ऑफ कंबशन बोल दिया, बस बात खत्म। कितने का, 1 मोल। तो हमें दिमाग में बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, 1 मोल का कंबशन कराने में जो एनर्जी निकलेगी उसको हीट ऑफ कंबशन करेंगे। अब बच्चा फंसता कहां है, हेडिंग, ये डिफिनीशन तो याद ही रहती है कि यार कितना करना है, 1 मोल का कंबशन करना है। 1 मोल मॉलिक्यूल को जलाने में या एलिमेंट को जलाने में जो भी एनर्जी निकली उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन। अब प्रॉब्लम कहां फंसती है, तो जरा देखो प्रॉब्लम कहां कहां फंसती है। तो पहली बात तो इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। अब इसी चीज को क्या करो, सजा दो, है कि नहीं, तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, मेकअप कर देते हैं इसका। तो देखो, टोटल टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। अब रिलीज का मतलब ये ध्यान रखना कि हीट ऑफ कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्पेसिफाई कर दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 मोल मॉलिक्यूल को जलाने में जो हीट निकलेगी वो हीट ऑफ कंबशन है। अब जलेगा तो बनेगा क्या, तो देखो कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो भी लिखते जा रहा हूं फिजिकल स्टेट। हाइड्रोजन जब जलेगा वाटर लिक्विड बनाएगा। टेम्परेचर एक बार देख लेना, टेम्परेचर ना मेंशन हो तो हमेशा लिक्विड ही बनाएगा, ठीक है। यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है या नहीं मेंशन है, मगर यदि मेंशन है तो आपको देखना पड़ेगा कि यदि 100 डिग्री से ज्यादा है तो फिर गैस। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, कुछ भी हो, नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, मेंशन नहीं है तो हमेशा लिक्विड बनेगा, ठीक है। मेंशन है तो क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यों करोगे जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हम इसको जबरदस्ती ज्यादा एनर्जी क्यों देंगे, हम तो बस इनिशिएट करने के लिए ही देंगे ना, है ना। तो आप हमेशा लिक्विड बनाओगे, ठीक है, मेनली ये फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सल्फर को जला दे तो SO2 गैस बनेगी इस तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नो प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो है जलता नहीं है, जलाता है, इसलिए ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं। अब जरा देखो कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबशन का मतलब क्या है, यदि कहीं कंबशन कह रहा है तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। कंबशन को ही साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसी को कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मैंने कहा भाई हीट ऑफ कंबशन क्या है, 1 मोल कंपाउंड को जलाने में जो हीट निकली उसको हीट ऑफ कंबशन बोल देंगे। कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, हाइड्रोजन जलेगा तो वाटर लिक्विड बनाएगा, ऑक्सीजन जलता नहीं है, ठीक है, और सल्फर जलेगा तो SO2 गैस बनाएगा। बच्चों ने कहा सर ठीक है, आगे मैंने कहा चलो अब हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन एक आध लिख लेते हैं, कि मान लो मुझे मेथेन का कंबशन लिखना है, तो अब मेथेन का कंबशन लिखने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है कि नहीं। कंबशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। तो मेथेन का कंबशन लिखना है तो बस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी।
अब कार्बन जलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन जलेगा तो क्या बनेगा? वाटर लिक्विड। अब बैलेंस कर लो। हमेशा सब कुछ बैलेंस रिएक्शन पे चलेगा। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मास पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए सब कुछ। कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो और दो चार, बैलेंस हो गई। अब किसी ने कहा सर जरा बताओ इथाइल अल्कोहल की कंबशन रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? ये देखो, इथाइल अल्कोहल का कंबशन लिख दो, तो मैंने कहा लिख देंगे। कार्बन किसमें जलेगा तो किसमें जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन किसमें जाएगा? वाटर। भाई कितने एलिमेंट हैं? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन जला कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन जला वाटर में, ऑक्सीजन जला, ऑक्सीजन जलता ही नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। अब बस बैलेंसिंग मार दो, तो कार्बन दो, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 4 और 3 7, एक यहां पे है तो 6 यहां पे चाहिए, बैलेंस हो गई। तो कंबशन रिएक्शन लिखने को आए तो हम कैसे लिखेंगे, ये बात हो गई। अब जिस तरह के क्वेश्चन आपने कल बनाए थे उसी तरह के क्वेश्चन अब यहां पर भी होंगे। कैसे? हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन माइनस 200 किलो जूल है पर मोल। 4 ग्राम कार्बन को जलाने में, 4 ग्राम मेथेन को जलाने में कितनी एनर्जी निकलेगी? ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था। तो अब डिट्टो उसी तरह के क्वेश्चन बनने हैं न्यूमेरिकल। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 4 ग्राम मेथेन, 4 ग्राम मेथेन बर्न विद required amount of oxygen and release minus 100 kilojoule heat. Calculate heat of combustion, ऐसे लिखा जाता है, ऑफ मेथेन। ऑप्शन दे दिया, -100 किलो जूल, -100 डिवाइडेड बाई 4 किलो जूल, -100 इंटू 4 किलो जूल, और डी नन ऑफ दीज। तो पहली बात, हीट ऑफ कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब वो हीट ऑफ कंबशन पूछ रहा है, तो हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या हुआ? 1 मोल जलाने की एनर्जी पूछ रहा है कि नहीं? कि 1 मोल जलाने में कितनी एनर्जी जाएगी। तो यार इसने कितने मोल जलाया है, मैंने सॉल्व किया, तो 4 का मतलब क्या हुआ? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 1/4 मोल मेथेन को जलाया है, तो 1/4 मोल मेथेन को जलाने में -100 किलो जूल हीट निकली है। और हीट ऑफ कंबशन की डिफिनीशन क्या है? 1 मोल को, मैंने कहा है डिफिनीशन ही फार्मूला है, डिफिनीशन ही कॉन्सेप्ट है। 1 मोल मॉलिक्यूल को जलाने में, तो 1 मोल जलाने में कितना होगा? दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई पर मोल, 1 मोल जलाने की हीट आ गई। ये देखो, तो हमारा सी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का मैंने फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन कराया था। अब इसको पलटी भी मार सकते हो कि मेथेन की हीट ऑफ कंबशन इतनी है, तो बताओ, ठीक है, 117 ग्राम मेथेन को जलाने में कितनी हीट रिलीज होगी? तो 1 मोल को जलाने में इतनी हीट होती है, तो 2 मोल, 2.5 मोल, 3 मोल, 4 मोल को जलाने में कितनी, निकाल लेंगे। तो अब जरा देखो, एक तो बात ये हुई। अब इसी जगह पे एक और बात करते हैं, समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। अब बात हम लोग करते हैं क्या, इसकी कैलोरी फिक वैल्यू। ये क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। कैलोरी फिक वैल्यू क्या होती है?
देखो ये करता है इफिशियंसी ऑफ फ्यूल को मेजर, कौन सा फ्यूल बेटर है। क्यों? क्योंकि कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब हीट निकलेगी, इस हीट को कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है फ्यूल सेल। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है फ्यूल सेल। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि कोयले से बिजली बनती है, तो कोयला तो जलाया जाता है, तो उससे निकली थर्मल एनर्जी, उस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो बिजली हमें दिखती है। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं, ये जो एनर्जी निकली है इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक तो ये काम है। दूसरा, हम थर्मल एनर्जी का डायरेक्ट यूज भी करते हैं खाना बनाने में। अब उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट करते हो, गैस ऑन करते हो, काम चालू। तापने में लकड़ी लगाई, ताप रहे हो, इसको कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हो, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? तो यार किसी ने कहा कौन सा फ्यूल ज्यादा बेटर है, जैसे पेट्रोल को जला दो, थर्मल एनर्जी है, हम कोई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, मगर जब कार में यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी ने कहा कि यार कौन सा फ्यूल बेटर है, तो बेटर फ्यूल को मेजर करने का काम करता है ये क्या करता है जरा देखो, ये करता है मेजर इफिशियंसी ऑफ फ्यूल। किसी फ्यूल की इफिशियंसी को मेजर करता है, मतलब कौन सा फ्यूल बेटर है इसको बताता है। अब करता कैसे है तो गौर से देखिए, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू करता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। एक मोल के कंबशन में जो हीट रिलीज होती है वो हीट ऑफ कंबशन। अब इसको 1 ग्राम कर दो, 1 ग्राम के कंबशन में जो हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। 1 मोल के कंबशन में जो हीट रिलीज हुई, हीट ऑफ कंबशन। 1 ग्राम के कंबशन में जो हीट रिलीज हुई उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। वो भी हीट ऑफ कंबशन है, मगर उस कंबशन का नाम रख दिया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये क्या होता है, ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ 1 ग्राम फ्यूल। ये देखो 1 ग्राम फ्यूल को, मतलब 1 ग्राम कंपाउंड को बर्न करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको कहा जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। अब जरा आप मुझे बताइएगा 1 मोल में कितना मास होता है, 1 मोल में कितना मास होता है, मालिकुलर मास होता है। तो मालिकुलर मास को बर्न करने में जो हीट रिलीज होती है उसको क्या कहते हो, 1 मोल बोलो या उसका मालिकुलर मास बोलो। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड या बोलो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बस तुमने यूनिटी तो चेंज की है ना, वैल्यू तो वही है, 1 मोल की वैल्यू 44 ग्राम होती है। तो मैंने कहा कि मालिकुलर मास ग्राम को बर्न करने में जो हीट निकलेगी वो क्या होगी, हीट ऑफ कंबशन। कंफ्यूजन है? सही है ना? तो 1 ग्राम में कितनी निकलेगी, तो इसका मतलब डिवाइड हो गया इस, और 1 ग्राम की हीट को क्या कहते हो, कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का एक फार्मूला भी आ गया। यदि आपको हीट ऑफ कंबशन दिया है तो हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मालिकुलर वेट। ओए ये देखो, ये बात समझ पाए, हीट ऑफ कंबशन क्या है, 1 मोल की है। 1 मोल की मतलब मालिकुलर मास इन ग्राम, तो 1 ग्राम की कितनी होगी, ये मतलब हीट ऑफ कंबशन दी है तो हम किसी की भी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं।
बस मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो, 1 मोल के कंबशन की एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ कंबशन, 1 ग्राम के कंबशन की एनर्जी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब कौन सा फ्यूल बेटर है ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, बेस्ट फ्यूल या फिर कहो इफिशियंसी ऑफ फ्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैलोरीफिक वैल्यू के। मतलब आप कह रहे हो कि 1 ग्राम जलाने में ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो यार ये फ्यूल बेटर है। तो इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे उसने कहा सेलेक्ट बेस्ट फ्यूल in given example, in given example। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? मीथेन है ए, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, हीट ऑफ कंबशन आपको दे रखा है -100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर मैंने कहा बेंजीन, इसकी हीट ऑफ कंबशन आपको दे रखी है -400, हाँ नहीं 1 मिनट, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन बनाए, पहला ए, दूसरा बी, बोथ आर इक्वल इफिशिएंट, कैन नॉट से, हम कह ही नहीं सकते हैं, डाटा इनसफिशिएंट है। बताओ, तो आपको हीट ऑफ कंबशन दिया है और बेटर फ्यूल पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या निकालोगे? कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा वो बेटर फ्यूल होगा, है कि नहीं? तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालनी है? बस इतना सा काम करना है। कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? तो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हमने कहा हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आया। और इसकी क्या निकली? हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आया। अब ये वैल्यू तो 10 है और ये 10 से कम है कि नहीं? जो भी आएगा 10 से कम आएगा, क्योंकि यहां 16 है तो ये 160 होगा तब 10 आएगा, तो 10 से कम आएगा, इसका मतलब ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो ये बेटर फ्यूल है, तो बी वाला बेटर फ्यूल है कि नहीं? बी वाला हमारा क्या है? बेटर फ्यूल है। क्लियर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बी वाला बेटर फ्यूल है। आप जो गैस जलाते हो वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है ना? हाँ, और सबसे ज्यादा इफिशियंसी तो वाटर की होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रॉकेट ऊपर जाता है उसका फ्यूल होता है लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाते हैं, और वो वाटर की जो थर्मल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे हमारा रॉकेट ऊपर जाता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो फ्यूल सेल में वो आएगा, क्योंकि उसके 1 मोल के कंबशन में बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। तभी तो कहा जाता है कि कोयला जो है वो बहुत अच्छा सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, इसीलिए आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अच्छे, बहुत इफिशियंट है, उनको बस लगाना टफ होता है और उनके वेस्ट को स्टोर करना और उसको फेंकना वो टफ होता है। मतलब बहुत सारे देशों को वो आता भी नहीं है, इवन इंडिया को भी नहीं आता, इसलिए रसिया से यूज करता है वो। कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो काम करना तो आ जाता है लोगों को, मगर उसका जो वेस्ट है वो रेडियो एक्टिव है, और वो यदि कहीं रह गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो उस वेस्ट को यूज करना या उसको कहीं पर स्टोर करना या उसको खत्म करना,
ये एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, हर इस देश को नहीं आता है, तो इंडिया की हेल्प उसमें रसिया करता है। इसीलिए जितने भी पावर प्लांट है उसमें किसी ना किसी कंट्री का देखना कंट्रीब्यूशन है, या तो रसिया का होता है, या जर्मनी का होता है, या यूएस का होता है, क्योंकि उन लोगों के पास अभी ये टेक्नोलॉजी है। तो चलो उसमें नहीं घुसते हैं फर्जी चीजों में। तो हमारे पास क्या बात आई, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताता है कि कौन सा फ्यूल बेटर है, और डिफिनीशन क्या है, सिंपल सी है। देखो मैंने 20-25 मिनट पढ़ाया, मगर पढ़ाई सिर्फ 3 ही लाइन है, बाकी तो वो सराउंडिंग है, मतलब भोकाल बनाना है। नहीं तो किया क्या है, एक ही बात तो बताइए, आप चेक करो। 1 मोल के कंबशन में जो हीट रिलीज हुई, हीट ऑफ कंबशन। 1 ग्राम के कंबशन में जो हीट रिलीज हुई, कैलोरीफिक वैल्यू। बेटर फ्यूल कौन, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा। यही 3 लाइन तो पढ़ाई है। तो उतनी बातों का ये है बवाल। अब जरा देखो यार, यहां पर अब बात आती है इस बात पे कि हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालोगे। जैसे हीट ऑफ रिएक्शन को आपने इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला, तो हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ कंबशन। तब तो नहीं है ना, फर्जी चीज है ना सब। देखो हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन के टर्म में कैसे लिखी जाती है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब गौर से ध्यान दो, मैंने वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखा था जब फॉर्मेशन की बात की थी। हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो मैंने लिखा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो जरा ध्यान रखिएगा, सब लोग जोश में मत रहिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सिर्फ 2 केस में होता है, एक कंबशन के केस में, और एक केस होता है हमारा बॉन्ड इंथैल्पी। और सिर्फ साइन को लाने के लिए ऐसा होता है कि भाई जो जिस तरह की रिएक्शन हो उसका वही साइन आए। एंडोथर्मिक है तो प्लस साइन आए, एक्सोथर्मिक है तो माइनस साइन आए, इसलिए बस आगे पीछे होता है, नहीं तो दोनों चीज डिफरेंस ही तो है। चेक करो, दो ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, सेम चीज का ही डिफरेंस है। तो हीट ऑफ कंबशन के टर्म में लिखोगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो मतलब आपको मॉलिक्यूल की हीट ऑफ कंबशन दी है और आपसे पूछ रहा है कि भाई हीट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आपने ये लगाया हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट वो सेम है, मैथ वाला, कि जिस रिएक्शन की हीट पूछ रहा है उसकी आपको निकालनी है, और बाकी 2-3 रिएक्शन की दी है। तो हमेशा कैसे करोगे, मैथ्स की तरह। वो कॉन्सेप्ट अपना सेम चलेगा हर समय, उसको चेंज ही नहीं करना है। उस पर अभी देखो मैं क्वेश्चन भी देता हूं आपको, दूसरे कॉन्सेप्ट पर भी पहले कॉन्सेप्ट पर भी। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ये आप घर में करोगे। ये कंबशन का ही, अच्छा बम कैलोरीमीटर का है, हाँ हीट ऑफ कंबशन। अब देखो इसको करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ हाइड्रोजन, इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन दी है। साइक्लो हेक्सेन की हीट ऑफ कंबशन एनर्जी दी है। साइक्लोहेक्सीन, ये भी साइक्लोहेक्सीन है, ये हेक्सेन होगा, है ना। साइक्लोहेक्सेन की हीट ऑफ कंबशन एनर्जी दी है आर, इतनी इतनी एंड इतनी। साइक्लोहेक्सेन, 1 मिनट, साइक्लोहेक्सीन
कब से मार नहीं खाए हो तुम लोग? यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड का ये होता है, ये देखो अब ये क्या है, 2 2 2 2 1 1, तो कितने हो गए, 8 9 10, और 10 लिखे, आइन कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, तो ये सही लिखा है, गलती बस यहां है, क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड था, इसको सिंगल किया तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, DU एक आ जाएगा। जो एल्कीन का जर्नल फॉर्म है वही साइक्लोहेक्सेन का जर्नल फॉर्म है। तो जरा देखो, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरे से कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो भाई साइक्लोहेक्सीन ये होता है। अब थोड़ा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मिक्स क्वेश्चन है। अब इसमें हाइड्रोजनेशन किया गया है, तो हाइड्रोजनेशन में भैया हाइड्रोजन दे देते हैं, भाई ले लो एक एक हाइड्रोजन, ये हो गया। अब पूछ रहा है इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या पढ़ाया था कि हीट ऑफ रिएक्शन का नॉमेनक्लेचर किया गया है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या पूछ रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की हीट पूछ रहा है, तो एक रास्ता हमारे पास क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। देखो मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। पहला मेथड देखो, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस है, तो रिएक्टेंट हमारे पास ये है। साइक्लोहेक्सीन की कितनी दी है और हाइड्रोजन की कितनी दी है, तो हाइड्रोजन की दी है 241 और इसकी दी है 3800, सही है। अब देखो कितने मोल की दी है, 1 मोल की, पर मोल लिखा है, और यहां पर यूज भी क्या हो रहा है, 1 मोल, यहां पर यूज भी क्या हो रहा है, 1 मोल। कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके हमेशा लिखना है, मैंने पहले पढ़ा रखा है। अब 1 मोल की दी है और 1 मोल ही यूज हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई है, पूरा हमारा रिएक्टेंट लिख गया। यहां तक किसी को कोई टेंशन हुई? कैसे लिखा भाई, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, एक हाइड्रोजन का, हाँ हाँ पूछो। प्रभु हीट ऑफ फॉर्मेशन को 0 एज्यूम किया गया है और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को 0 एज्यूम किया है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है क्या, ये तो कंबशन दी है, कंबशन को थोड़ी 0 माना गया है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, इधर से भी यही क्वेश्चन आया था, क्लियर है। अच्छा अब प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यार थोड़ी हेल्प करो इसको सॉल्व करके, माइनस 121 किलो जूल, ठीक है, ये आंसर आ गया, क्लियर है भाई। उसने कहा इस रिएक्शन की हीट बताओ, इस रिएक्शन की हीट का नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने क्या कहा, हीट ऑफ रिएक्शन एक कॉमन टर्म है और उसी का नॉमेनक्लेचर है, तो हीट ऑफ रिएक्शन बोलो या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलो, बात एक ही है, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन तो तुम किसी को भी बोल सकते हो क्योंकि वो कॉमन टर्म है। तो मैंने कहा कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको सिखाया है कि यदि हीट ऑफ कंबशन दी है तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन है, ये, इन दोनों की हीट ऑफ कंबशन डाल दी, प्रोडक्ट कौन है, ये, इसकी हीट ऑफ कंबशन डाल दी, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं फिर देता हूं, ध्यान रखिएगा, मेथड नंबर 1, इसको कट पेस्ट कर देता हूं एक और बार, ये। अब जरा देखो, किसी बच्चे का मन है कि सर नहीं कुछ और करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो, गौर सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछेगा, तब तुम्हें लगेगा अरे पता नहीं क्या क्या पूछ डाला है। देखना मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो देखिए
आपसे क्या कहा गया है? द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। तो लैंग्वेज ऐसे ना लिख के वो ऐसे भी लिख सकता था। हाइड्रोजन का कंबशन कराओगे तो क्या आएगा? वाटर आएगा ना। और ये रिएक्शन बैलेंस हुई, इसकी एनर्जी उसने दे दी आपको। अब देखो मैं इसी का दूसरा फॉर्मेट बना रहा हूं। जैसे तुम्हें ये पता हो कि एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से बस लिख रहे हैं, वही फर्जीपना फैला हुआ है। मतलब हमें डरने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैंने कहा एक रिएक्शन आपको ये दी है, अब हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन लिखो। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको ये दी है, अब इसको जरा सॉल्व बैलेंस करो। 6 10 तो 12 और 5 17। एक बार बैलेंसिंग चेक कर देना। फिर वो कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने कहा भाई ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, जैसे तुम्हें ये आइडिया हो जाए कि यार ठीक है समझ गए, यही काम करना है हर जगह। इसकी वैल्यू दी है ये, अब बैलेंस मारो। 12 और 6 18, सही है। अब मैंने इसी क्वेश्चन को पूछा मगर ऐसे पूछा, देखो लैंग्वेज छोड़ दो ऊपर वाली। मैंने कहा अब मैं इसके नीचे लिखना चालू कर रहा हूं। वो क्वेश्चन यहां से यहां तक दे दिया, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। बस यही क्वेश्चन है। कैलकुलेट, या मैंने ऐसे कर दिया कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन क्या दे दी? ये दे दी, ये देखो। मैंने कहा इस रिएक्शन की हीट बताओ। अब इसको दो तीन तरीके से पूछ सकते थे। एक ये कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, बात एक ही है। अब ये क्वेश्चन तो ये और ये सेम बात है। इस बार क्या किया है? हीट ऑफ रिएक्शन दिया है मगर साथ साथ में रिएक्शन भी दे दी है। ये देखो ये क्या है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हेक्सीन, ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जब रिएक्शन दी होती है तो हम वो वाला मेथड यूज करते हैं, मैथ्स वाला। और जब ऐसी वैल्यू दी होती है तो हम ये वाला मेथड यूज कर देते हैं। ये देखो दोनों सेम चीज है, सेम आंसर आने हैं। अब आप चेक कर लेना, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे हाथ लगता है तो मैथ की तरह यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? मैथ की तरह यूज कर देते हैं। 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन लानी है चौथी। अब क्या करना है? जो मैथ्स में कर सकते हो वो करो। तो हम मैथ्स में देखो क्या कर सकते हैं, गौर से देखो। हमें C6H10 लेफ्ट में लाना है, लेफ्ट में है। C6H12 राइट में लाना है, ये राइट में नहीं है। इसका मतलब इसको पलटा मारेंगे। तो मैंने इसको पलट दिया। अब जब रिएक्शन पलटोगे तो एनर्जी पलट जाएगी, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो ना सब लोग? कंफर्म है ना? हाँ, पता चला अकेले हम ही दौड़ लगा रहे हैं, कोई साथी में नहीं है। तो ये बात ठीक है? नहीं नहीं, अपनी अपनी भावनाओं को समझो भाई, तुम लोग भी ना यार। देखो ये इक्वेशन आ गई 1, क्लियर है? तो देखो C6H10 लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है। C6H12 राइट में चाहिए, राइट में है। सेटिंग बैठ गई है। हाइड्रोजन लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में। अब कॉफिशिएंट बराबर करो, बिल्कुल मैथ्स वाला काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कोई काम ही नहीं है। इसका कॉफिशिएंट 1, भाई का कॉफिशिएंट 1 है। इसका कॉफिशिएंट 1, भाई का कॉफिशिएंट 1 है। इसका कॉफिशिएंट 1, भाई का 1 है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, अब उठा के जोड़ देना है। तो मैंने मैथ्स की इक्वेशन जोड़ी, इसका नाम रखा 2, इसका नाम रखा 3, ठीक है? तो मैंने कहा भाई जोड़ दो 1 2 और 3।
अब मैंने जोड़ा, तो देखो मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो पहले लेफ्ट वाले लेफ्ट से जुड़ेंगे, राइट वाले राइट में, हाइड्रोजन आ गया प्लस, फिर ये आ गया। अब इसका आधा ऑक्सीजन और इसका 7.5, तो देखो 7.5 का 17.5 का मतलब कितना होता है 8.5, तो 8.5 और ये 9, और देखो 9 ऑक्सीजन उधर है, तो ये दोनों लेफ्ट साइड में, ये राइट में, कट गया। अच्छा ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, अब इसका कुछ बचा नहीं। अब देखो जरा इधर, अब इसको जोड़ रहे हो, तो राइट वाले जोड़ते हैं, ऑक्सीजन वाटर 1 और वाटर 5, टोटल 6 हुए, ये है राइट में, ये है लेफ्ट में। अच्छा ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, कट गया, है कि नहीं। अब बचा क्या, राइट में देखो तो ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, सिर्फ ये बचा। रिएक्शन मिल गई, सेम रिएक्शन आ गई कि नहीं आ गई, देख लो। अब सेम रिएक्शन आ गई, तो मैथ में क्या होता है, जो एलएचएस में करते हो वही आरएचएस में करते हो, तो तुमने एलएचएस में क्या किया है, सबको जोड़ा है, आरएचएस में भी जोड़ दो। तो इसकी एनर्जी क्या है -241, इसकी एनर्जी क्या है -3800, और इसकी क्या है प्लस। अब आंसर देखो, है सेम आंसर। अब जैसा क्वेश्चन देगा वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल लगेगा, मान लो इस तरह का वो क्वेश्चन दे रहा है तो इसी तरह से जाएंगे ना। ठीक है, मैं बस ये सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन देने के दो तरीके हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। ऐसा है तो मैथ की तरह किया करो, ठीक है, और वैसा है तो वैसे निपटा दो। बात समझ पा रहे हो, जब भी इक्वेशन दे के पूछे तो बिल्कुल मैथ की तरह करो। वो आपको इसलिए लिखने में दिक्कत है क्योंकि मैं लिख रहा हूं, तुम लिख नहीं रहे हो, जो लिखता है उसके दिमाग में स्टोर होता जाता है कि हाँ यार ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं इसीलिए तो मैं तेज होता चला जा रहा हूं लगातार, क्योंकि मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। कल मैंने 54 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से आधे बच्चों ने तो कहा होगा हाँ ठीक है सर, करे रहो, लगे रहो सर, तो मुझे तो 54 क्वेश्चन आ गए। हाँ, तो बात समझ पाए कैसे किया, वही काम किया जो हीट ऑफ फॉर्मेशन, नया कॉन्सेप्ट इसमें कोई नहीं लगा है कि सोचो नहीं नया कॉन्सेप्ट चिपका है ना, एक कॉन्सेप्ट तो अब सदाबहार है, कोई भी हेडिंग चल रही हो अपने को वही काम करना है। मैथ्स की 3 इक्वेशन दी है, चौथी लानी है, तुम इसको छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो मैथ्स की 3 इक्वेशन दी है, चौथी इक्वेशन लानी है, इन्हीं की हेल्प से। अब मैथ्स के हिसाब से जो तुम कर सकते हो वो कर लो, वही आंसर आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम इस तरह से आ गई, एक इस तरह से आ गई। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी का है, चलिए अभी और भी क्वेश्चन होंगे बीच में कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पे, देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की हेडिंग, हीट ऑफ कंबशन के बाद बच्चे जिद कर रहे हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं बुक से काफी डिफरेंट पढ़ाऊंगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। गौर से समझिए, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, जो मैं यहां पढ़ाऊंगा वही मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, ठीक है सेम चलेगा, और वही मैंने उसमें भी पढ़ाया है, क्या बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये रिएक्शन 3 चैप्टर में यूज होती है। एसिड और बेस की रिएक्शन करके तुम मोलरिटी भी निकालते हो, मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस की मोलरिटी, एसिड और बेस की रिएक्शन करके तुम स्टाइक्योमेट्री का भी क्वेश्चन बनाते हो, एसिड और बेस की रिएक्शन करके पीएच भी पूछा जाएगा, एसिड और बेस की रिएक्शन करके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी पूछा जाएगा। तो 3-4 जगह हैं। अब होता क्या है कि हर जगह टीचर इसको अलग तरीके से बताता है, तो बच्चे को लगता है 4-5 अलग चीजें हैं,
ये चारों पांचों चीजें एक है, क्योंकि रिएक्शन एक है तो करने का तरीका एक है। तो जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में किया है वही मैं यहां करूंगा। ठीक है, आप गौर से समझिएगा। जब आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तो उसको वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से पढ़ाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मोल से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यार यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, यहाँ मोल है। आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, वही करूंगा। अब गौर से पहले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनीशन बता दूं। हमने आपको क्या कहा था, सब कुछ एक मोल के लिए चलता है, आज भी एक मोल के लिए ही चलेगा, 2 मोल के लिए कुछ नहीं चलेगा। अब गौर सुनिएगा, 1 मोल HN और 1 मोल OHN मिलेंगे तो 1 मोल सॉल्ट बनेगा। इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगी इसी को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देंगे, बात खत्म है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखना। तो करना क्या है, 1 मोल HN और 1 मोल OHN मिलेंगे, जो एनर्जी निकलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। HN और OHN मिलेंगे तो क्या बनेगा, पानी। इसका मतलब 1 मोल वाटर बनना है ना। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब 1 मोल HN और 1 मोल OHN आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब HN आएगा कहां से, एसिड से। OHN आएगा कहां से, बेस से। तो अब देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखना जरा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल HN ऑफ एसिड। अब गौर से देखो, 1 मोल एसिड नहीं लिखा है, 1 मोल HN लिखा है मैंने, 1 मोल एसिड नहीं लिखा है, 1 मोल HN ऑफ एसिड, एसिड का HN। तो 1 मोल HN ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्ट विथ 1 मोल OHN ऑफ बेस। 1 मोल HN 1 मोल OHN आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो हमारी रिएक्शन क्या है, अब गौर से देखिएगा, ये इक्वस, ये इक्वस और ये। अब इस रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज हुई उस हीट का नाम हमने रखा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इतनी बात क्लियर है, डिफिनीशन समझ में आई। 1 मोल HN 1 मोल OHN आपस में रिएक्शन करके जो हीट रिलीज करेंगे उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। अब वो रिएक्शन ये है, मोल कॉन्सेप्ट में भी यही किया था। यदि ध्यान हो, एसिड के HN और बेस के OHN की रिएक्शन करा के वाटर बनाया था। मैंने कहा था वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछेगा, मोलरिटी पूछेगी, तो जिसके मोल बचेंगे उसी हिसाब से आएगा। दोनों के मोल बराबर हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, दोनों के मोल में HN ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, OHN ज्यादा है सॉल्यूशन बेसिक हुआ। और जिस एसिडिक है तो HN की मोलरिटी निकाल दोगे, बेसिक है तो OHN की मोलरिटी निकाल दोगे। वहां पे मैंने ये बात बताई थी, आज भी वही करेंगे। अब जरा गौर से समझो, पहले डिफिनीशन दिमाग में सेट कर लो। 1 मोल HN 1 मोल OHN रिएक्शन करेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। अब जरा देखिए बच्चों, इसमें कितनी एनर्जी निकलती है, इसमें जो एनर्जी निकलती है उसकी वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी। अब इसको जूल में कन्वर्ट करो, 4.18 का मल्टीप्लाई करके बताओ, -57.7 आता है कि 3 आता है, 4.18 का मल्टीप्लाई 4.18 57.3 दोनों यूनिट लिख दे रहा हूं क्योंकि, अच्छा अब गौर सुनिएगा सब लोग, इतनी एनर्जी निकलती है,
1 मोल HN 1 मोल OHN रिएक्शन करता है तो इतनी एनर्जी निकलती है। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, गौर से देखते जाइए और मेरी बातों को समझते जाइएगा। अब मैं वो लिख रहा हूं जो बुकों में लिखा होता है, जैसे हम लोग थोड़ी चीजों को समझ पाए। किसी ने कहा कितनी एनर्जी निकलेगी, मैंने कहा -13.7 किलो कैलोरी। ठीक, फिर क्या हुआ, HNO3 की रिएक्शन QH से कराई, फिर भी कितनी एनर्जी निकली, अब जैसे ही मैंने ये बात लिखी बच्चों को गुस्सा आ गया। बच्चों ने कहा सर 2 डिफरेंट रिएक्शन है और एनर्जी सेम, ये रहता फैलाने वाली बात नहीं है। ये रिएक्शन अलग है, HCl मॉलिक्यूल अलग होता है, NaOH अलग होता है, KOH अलग होता है, HNO3 अलग होता है और एनर्जी सेम निकाल रहे हो। जबकि आपसे मैं कहूं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ तो तुम कहोगे QH ज्यादा बेसिक है। अरे डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। अब इन दोनों में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो तुम कहोगे HNO3 ज्यादा एसिडिक है। तो फिर भैया ये बताओ एनर्जी कैसे सेम है। तो अब क्या है, यहां पे मैंने आपको पढ़ाया केमिस्ट्री चल रही है, मन की आंखों का बहुत बड़ा रोल है। ये तुम अपनी आंखों से देख रहे हो इसीलिए तुम्हें धोखा हो रहा है। रियलिटी में ये कुछ नहीं हुआ है। रियलिटी में देखो क्या हुआ है, अगले पेज पे समझते हैं। ये कंटेनर है, ठीक है, और ये पानी भरा है। कंटेनर बड़ा है तो जरा पानी, जब भी आपको डर लगे तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री चिल्लाने लगो, डर भाग जाएगा। ये देखो, अब देखिए पानी आ गया, ठीक, गौर से ध्यान दीजिएगा। मैंने डाला HCl, HCl डाला तो पानी में जाने पर क्या हुआ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मैंने डाला यहां पे NaOH, पानी में जाने पर क्या हुआ, भाई दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% आयनाइज होंगे। अब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने पे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, तो ये वाटर बन गया, बस और कुछ नहीं बना है। ये जो हम लिखते हैं ना NaCl, ये कब बनता है भाई, ये बताओ, Na और Cl क्या क्रिस्टल बनाते हैं, यदि होते तो सॉलिड फॉर्म में दिखते। ये आंखों का धोखा है, वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। Na और Cl के बीच में कुछ नहीं होता है, वो दोनों पानी में ऐसे ही पड़े रहते हैं, मगर दिखाए ऐसे जाते हैं, दिखाए ऐसे जाते हैं, इनका कोई लेना देना ही नहीं है भाई। Cl आयन जैसा था वैसे ही पड़ा है, Na आयन जैसा है वैसे ही पड़ा है। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो H और OH के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कैटायन और एनायन, मतलब सोडियम आयन और Cl आयन जैसे थे वैसे ही पड़े हैं, मगर अब दिखाओगे कैसे, तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन का। ये एक प्रेजेंटेशन है। आपको लग रहा है NaCl बनना है, पानी में ये पड़ा है तो जरा बताना, ये भी तो 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी तो Na आयन Cl आयन में होगा। तो बना क्या, पहले Cl आयन था, Na आयन था, अभी भी Cl आयन है, Na आयन है, तो बना ही कहां। वो तो आंखों का धोखा है कि हमने इनको पास पास लिख दिया तो तुम खुश हो गए हो। वो पानी के अंदर पहले भी दूर दूर थे, अभी भी दूर दूर है, ये देखो। तो रिएक्शन क्या हुई, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है तो रियलिटी में रिएक्शन होती है H आयन और OH आयन के बीच में। यहां पे देखो नया बॉन्ड आया है
इनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं आया है, ये दोनों पास पास भी नहीं आए हैं, वो अपना अलग टहल रहा है पानी में, वो अपना अलग टहल रहा है, इनके बीच में कुछ नहीं हुआ है, मगर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अब मैंने फिर से डाला AgNO3, देखो अब AgNO3 डाला तो ये आया AgNO3, ये भी 100% आयोनाइज होगा, क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर मैंने डाला KOH, ये भी 100% आयोनाइज होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब रिएक्शन क्या हुई, ये हुई, फिर वाटर बन गया। अब क्या पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन है, तो जब रिएक्शन सेम है तो एनर्जी भी सेम निकलेगी। वो तो आपने अपनी इन आंखों से देखा था, मैंने कहा था थोड़ा मन की आंखें यूज करो, तो मन की आंखों से देखा तो रिएक्शन सेम है, तो एनर्जी सेम आएगी यार। ये तो फर्जीपना है कि नहीं, कि एक साथ दिखा दिए गए। रियलिटी में क्या है, यहां पर भी ऊपर वाली रिएक्शन हुई है, यहां पर भी ऊपर वाली रिएक्शन हुई है, इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को बेस बनाया है, जैसे मुझे समझाने में दिक्कत ना हो और तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे कि एसिड बेस का मतलब ये रिएक्शन है। तो एक बात समझ में आई कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कांस्टेंट होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि रिएक्शन सेम हो रही है, देखो आप। और ये जो सॉल्ट बनता है ये फर्जी पने में है, बनता कुछ नहीं है, बस हम लोग पास पास लिख देते हैं, और यदि ये पास पास रियलिटी में होगा तो सॉलिड के फॉर्म में दिखेंगे। फिर भाई फिर इक्वस आयन कैसे हुए, इक्वस आयन का मतलब अलग अलग टहल रहे हैं, दोनों हाइड्रेशन करके बैठे हुए हैं तो अलग अलग होंगे ना, ठीक है। तो अब हमको यहां छापना पड़ेगा क्या, पॉइंट, अगले पेज पे छापते हैं। देखो अब जरा समझिए, पहला पॉइंट कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, और कितनी फिक्स होती है, -13.7 किलो कैलोरी या -57.3 किलो जूल, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गए। अच्छा दूसरा पॉइंट समझो, एक और रहता है। अब ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, कितने मोल वाटर फॉर्म हुआ है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, कितने मोल वाटर फॉर्म हुआ है, एक, मगर किससे फॉर्म हुआ है, HN और OHN से। तो आप इसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलो या एक मोल वाटर का फॉर्मेशन बोलो बाई HN और OHN, बात तो वही है। इस पूरी रिएक्शन में एक मोल वाटर का फॉर्मेशन हुआ है? तो इसका मतलब आप चाहे इसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलो, चाहे आप ये बोलो कि एक मोल वाटर का फॉर्मेशन हुआ है HN और OHN से, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म नहीं है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन कब बोलते हैं, जब नेचुरल फॉर्म से फॉर्म हो, तो ये नेचुरल फॉर्म तो है नहीं। तो इसको हम ये बोलेंगे कि एक मोल वाटर के फॉर्मेशन की एनर्जी है जब आप HN और OHN से फॉर्म करते हो। इसीलिए मैंने अभी तक टर्म नहीं यूज किया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ऐसा टर्म ही नहीं यूज किया है। तो ये पॉइंट किस काम आएगा, ये न्यूमेरिकल करने का काम आएगा, जब तुमसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि 200 ml 0.5 m NaOH रिएक्ट विद 300 ml 0.1 m KOH, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एवर प्रोसेस। तो अब तुम कहोगे कि एनर्जी निकाले कैसे हैं, तो एक मोल के न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी ये है, एक मोल के वाटर के फॉर्मेशन की एनर्जी ये है, तो वहां देख लो कितने मोल वाटर फॉर्म हुआ है। अभी करेंगे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, तो सॉरी, तो मैं ये बात लिख दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा, एक मोल वाटर फॉर्मेशन बाई, मैं ये भी लिख दे रहा हूं किससे हुआ है, HN इक्वस एंड OHN इक्वस, हीट रिलीज। बातें तो समझ पा रहे हो ना यार,
अकेले तो नहीं चल रहा हूं मैं, मतलब मैं जो कह रहा हूं उसको पकड़ लिया है ना आप लोगों ने, कि 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन की एनर्जी है ये, जो HN और OHN से फॉर्म हुआ है। इतनी बात हो गई। अब इस पर क्वेश्चन करता हूं, बस 1 मिनट मुझे भी चाहिए, ज्यादा नहीं लूंगा मैं। देखो शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो टाइम पे मत जाओ, मैं जल्दी आया भी तो नहीं हूं, लेट आया था, वही तो मैं भी कह रहा हूं। भाई बातें करोगे तो भूल जाऊंगा। देखो मैंने इसीलिए क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख दिया है। मैंने कहा 100 ml 0.2 m HCl मिक्स विद 200 ml 0.1 m NaOH solution. What amount of heat of neutralization release in above process? कितनी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज हुई है। तो अब हमें लगा कि कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है, नहीं, फर्जी काम जो हम आज तक करते आए हैं वही करेंगे। हमारी रिएक्शन क्या है, HN OHN वाटर। क्यों, हमें एक बात पता है, एक बात पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करेंगे तो 1 मोल वाटर बनेगा और उस वाटर बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी है। तो एक बात पता है, तो हमें बस ये पता चल जाए कितने मोल वाटर बना है। 1 मोल की तो हमें पता है ना कि 1 मोल वाटर इतनी एनर्जी रिलीज करता है, तो बस हमें ये पता चल जाए कितने मोल वाटर बना है, और वो 2 मिनट में पता चल जाएगा। याददाश्त तेज करो, M इंटू वी मोल आए, किसके मोल आए, HCl के, तो HN के मोल कितने होंगे, यहां का मल्टीप्लाई, आयन के मोल निकालना सिखाया था, M इंटू वी किया तो HCl के मोल आए, यहां मल्टीप्लाई किया तो HN के मोल आ गए, तो HN के मोल आ गए 100 इंटू 0.2 मतलब 20, ठीक है, मिलीमोल, क्योंकि ml में है। अच्छा अब इसके निकालो, M इंटू वी किया, मोल आए किसके, NaOH के, और इसके नीचे कितना लिखा है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो OHN के आ गए, ये भी उतने ही आएंगे। मैंने इस तरह से डाटा ही सेट किया है। अब 1:1 की रिएक्शन है, 20 मिलीमोल इसके खर्च हो रहे हैं, 20 मिलीमोल इसके खर्च हो रहे हैं, तो इसके बनेंगे कितने, 20 मिलीमोल। इसको मोल में कन्वर्ट कर देता हूं, बस अब क्वेश्चन खत्म। 1 मोल यदि बनता तो इतनी हीट रिलीज होती, तो इतने मोल बनेंगे तो कितनी हीट रिलीज होगी, बताओ भाई जरा कितना आया। 2 का मल्टीप्लाई करो ना, 4 7 2 माइनस, अब ये 10 की पावर -2 हुआ, ये आया। तो जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए उन सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, दूसरा लगाना ही नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट आप पीछे कर चुके हो, इसीलिए मैंने सिमिलर कॉन्सेप्ट कर दिया है। जैसे कोई बच्चा ये नहीं कहे कि हमें कुछ यहां नया करना है, ये तो हम पहले ही मोल कॉन्सेप्ट में करके आए हैं, तो हमें नया कुछ करना ही नहीं है। बात समझ पाए क्या किया, हमें पता चला कितना वाटर बना है, 1 मोल वाटर बनने की एनर्जी हमें पता है, 1 मोल वाटर बनने की एनर्जी फिक्स है, और वो हमें पता है, वो हमें याद रखनी है, कितनी, -13.7 किलो कैलोरी या -57.3 किलो जूल। हाँ आएगा तो चेक कर लेंगे, वैसे इसमें कर सकते थे मगर मैंने डाटा ही बराबर किया था इसलिए चेक ही नहीं किया। तो बात समझ गए, कर लोगे, ये बात समझे हो सब लोग। अच्छा अब जब तुम जिद कर रहे हो तो इसी जगह पे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। देखिए मैंने लिया 1 मोल HCl, 1 मोल H2SO4 अलग अलग, ठीक है,
न्यूट्रलाइज बाई required amount of base, required amount of base. अब इसमें रिलीज हुई -x1 किलो जूल हीट, इसमें रिलीज हुई -x2 किलो जूल हीट. अब आपको बताना है कि x1 x2 में क्या रिलेशन है. ये देखो, मैंने कहा 1 मोल HCl को न्यूट्रलाइज कराया बेस से, तो x1 किलो जूल हीट रिलीज हुई. 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कराया तो x2 किलो जूल हीट हुई. अब x1 x2 में रिलेशन बताओ, या कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो देखो यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डिफिनीशन को 1 मोल एसिड समझते हैं. 1 मोल एचैन था. 1 मोल एसिड में कितने मोल एचैन? 1 मोल. 1 मोल एसिड में कितने मोल एचैन? 2 मोल. यहां 2 लिखा है ना. एचैन एचैन निकालना तो सीख ही गए हो, मोल कॉन्सेप्ट से कर. तो 1 मोल एसिड में 1 मोल एचैन, 1 मोल एसिड में 2 मोल एचैन. इसका मतलब ये 1 मोल एचैन की एनर्जी है और ये 2 मोल एचैन की एनर्जी है, तो यार डबल तो होगी होगी. तो इसका मतलब जो है x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 2 टाइम्स है x1 की वैल्यू के. इसका मतलब x2 बड़ा है, x1 छोटा है. ये बात समझ पाए हो सब लोग कि क्वेश्चन में पॉइंट कहां पे? 1 मोल HCl का मतलब 1 मोल एचएन. अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बस 2 मिनट की एक हेडिंग रह गई है. 1 मोल H2SO4 का मतलब 2 मोल एचएन. तो 1 मोल एचएन की एनर्जी इतनी, 2 मोल एचएन की एनर्जी इतनी. सही है ना? अच्छा, अब देखो यार, ऐसा क्या है कि मैं इतनी जगह छोड़ के भाग गया हूंगा, इसका मतलब अभी कुछ बाकी है ना. बस लास्ट एंड फाइनल पॉइंट. हाँ, उसकी जिद पूरी कर रहा हूं. देखो, यदि दोनों में से किसी एक को वीक कर दिया जाए तो, मान लो एसिड वीक कर दिया जाए, मान लो बेक वीक कर दिया जाए, या दोनों ही वीक कर दिए जाए, तब क्या होगा? तो गौर समझो. आपने ये मेंशन क्यों किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू -13.7 है. इसका मतलब बाकी में लोचा है, नहीं तो हम एसिड और बेस लिख देते. स्ट्रॉन्ग लिखने की क्या जरूरत थी? तो गौर से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होती है. दोनों में से कोई भी एक वीक हो गया तो फिक्स नहीं है. तो फिक्स नहीं है. क्यों नहीं है अभी बताता हूं, एक एक करके जरा कॉन्सेप्ट को समझाता हूं. देखिए, इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज लेस देन होगी 13.7 से. माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है. हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना. ये देखो, यदि कोई एक भी वीक हो गया तो हमेशा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम आएगी 13.7 से. और वो कुछ भी आ सकती है, वो कुछ भी आ सकती है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये वाली याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की. यदि दोनों में से कोई एक वीक हो गया है, दोनों वीक हो गए, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो होती है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाती है. अब बात आई वाई, एक बात आई रीजन. तो अब रीजन पे चलते हैं. देखिए कि रीजन क्या है, गौर समझिएगा. मान लो कोई एक वीक है. पानी कहां है, वापस चलते हैं. किधर फैलाया था, ये फैला रखा है. यहीं पे आते हैं वापस. देखिए, अब देखो, मैंने इस बार डाला है एसिटिक एसिड, एक वीक कर दिया, और डाला है NaOH. ठीक है,
अब पानी में गया तो इसके मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, इसके मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं। अब ये पानी में गया 100% आयनाइज हो गया। किसी बच्चे को बुरा लगा? स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% आयोनाइज होगा। तो 100 एच आयन आ गए, मतलब 100 सोडियम आयन आ गए, 100 ओ एच आयन आ गए। अच्छा, ये भाई क्या है? वीक एसिड है। तो जब ये पानी में गया तो देखो एस्टिक एसिड का पानी में आयोनाइजेशन 3% होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ रखा तो याद है। बस आपको पता है ये वीक है, तो 100% तो नहीं होगा। तो मैंने मान लिया 3-3 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हैं, 97 मॉलिक्यूल ब्रेक ही नहीं हुए। रिएक्शन कौन करता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में? एच आयन और ओ एच आयन। तो यार 3 एच आयन है हमारे पास, देखो 3 एच आयन है और 3 ओ एच आयन है, ओ सॉरी ओ एच आयन 100 है। तो यार ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया एक तरह से, तो रिएक्शन तो 3 ही आएगी। दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज करता हूं, ये देखिए। अब 3 एच आयन 3 ओ एच आयन से मिलेंगे और 3 मॉलिक्यूल वाटर के बनाएंगे। अब इससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी मिलेगी इसको, ये फर्दर आयोनाइज होगा। न्यूट्रलाइजेशन 100% होना है, मगर इससे जो एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई इसने अपना गेन कर ली। क्यों? उसी कंटेनर में तो पड़ा है भाई, तो उसने गेन की, फिर आयोनाइज हो गया, फिर रिएक्शन हो गई। क्योंकि ये तो 97 है, ये 3 थे, तो इसलिए 3 मॉलिक्यूल की रिएक्शन हुई। सपोज करो 10 आयनाइज हो गए, ये तो है ही एक्स्ट्रा, फिर रिएक्शन हुई, फिर एनर्जी निकली, उसमें से कुछ अमाउंट फिर इसने एब्जॉर्ब किया और फिर हुआ। इस तरह से 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। मगर 100% न्यूट्रलाइजेशन में कुछ एनर्जी इसके आयोनाइजेशन में खर्च हो गई। मान लो 13.7 निकलनी थी, उसमें से एक ये ले गया, तो अब 12.7 निकलेगी। तो यदि कोई वीक होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वीक एसिड या वीक बेस के आयोनाइजेशन में खर्च हो जाती है। इस वजह से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दोनों में से कोई भी एक वीक है या दोनों वीक है, कम आती है। तो क्यों कम आती है? इसलिए कम आती है कि सम अमाउंट ऑफ हीट used in ionization of weak acid और weak base। क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वीक एसिड वीक बेस के आयोनाइजेशन में खर्च हो जाती है। इस वजह से हमेशा दोनों में से कोई भी एक वीक हो गया तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी। और क्यों कम हो जाएगी, उसके पीछे रीजन ये है। तो किसी ने कहा कि यार ये बताओ, ये हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? बस अब 1 सेकंड का काम बचा है, मेरा 1 सेकंड का काम बचा है, तुम्हारा वाला 1 सेकंड नहीं। अब देखिए, तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस का, ये बता देता हूं, बस ये लास्ट हेडिंग है। अब मैंने आपको पढ़ाया कि सारी हेडिंग 1 मोल के लिए, तो यहां पर भी 1 मोल चिपका दो। 1 मोल के आयोनाइजेशन में टोटल अमाउंट ऑफ हीट। अब देखो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आयोनाइजेशन में हमेशा हीट चाहिए होगी। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वीक एसिड वीक बेस। 1 मोल वीक एसिड वीक बेस के आयोनाइजेशन में जो एनर्जी खर्च होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ आयोनाइजेशन।
अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी जरा गौर से देखो। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा, गौर से ध्यान दीजिएगा, डरिएगा नहीं कोई बच्चा। ये देखो, ये किसमें है? किलो कैलोरी में। यहां पे यूनिट का लोचा हो सकता है, ये तुमने यूनिट किलो कैलोरी में रखी तो ये भी किलो कैलोरी में होनी चाहिए। यदि आप रखना चाहते हो किलो जूल में तो फिर ये करोगे। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं जरा गौर समझो। यदि दोनों स्ट्रांग होते तो 13.7 निकलती। अब जो भी कम निकली है वो गई कहां है? आयोनाइजेशन में गई है। तो कम निकली वाली ये है, मान लो 12 निकली तो इसका मतलब 1.7 कहां गई है? आयोनाइजेशन में गई है। स्ट्रांग होता 13.7 निकलती। कोई एक वीक है तो 12 निकली है तो 1.7 कहां चली गई है? आयोनाइजेशन में चली गई। तो वही तो डिफरेंस लिख दिया है, बस डिफरेंस है। हाँ, मैग्नीट्यूड, इसलिए मॉड लगा दिया है और इसके आगे प्लस कर दिया है तो वो मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो ये क्या है? हीट ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे किसी ने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्वेश्चन कर लो, बस बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए, बहुत छोटा लिख देता हूं, इससे छोटा देखना कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। ये देखो, ओ भाई देखो, किसी को दौरे पड़ते हैं। बगल वाला तो खुश हो गया होगा। अच्छा देखिए, मजाक खत्म करके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, एस्टिक एसिड और NaOH की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैंने कहा -11.7 किलो कैलोरी है। तो मैंने कहा कैलकुलेट हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एस्टिक एसिड। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एस्टिक एसिड की दी है और हीट ऑफ आयोनाइजेशन पूछ रहा है क्योंकि ये वीक है। तो बस आप क्या करोगे, यहां यूनिट देखोगे, कैलोरी है तो 13.7 से इसको माइनस कर दो। मॉड लगा के करना है इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली है। 1 किलो कैलोरी आ गया। अच्छा 2 आएगा, 2 किलो कैलोरी आ गया। -5 नंबर हो गए, क्योंकि ये तो आता था ना तो 4 आ सकते थे, एक माइनस ले लिया तो 5 हो गए ना। बात समझ गए? अच्छा, जब तुम जिद करते हो तो एक बात मुझे और अब नहीं, अब हो गया हो गया हो गया। बस एक पॉइंट लिखना, पढ़ाना कुछ नहीं है। अब गौर से बताइएगा। हाँ, बस एक देखो, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन यहां पर भी आ जाता है। मैं लाया भी हूं, एक क्वेश्चन बताता हूं। देखो, कराऊंगा नहीं मगर, हाँ नहीं कराएंगे। अब गौर से देखना, बस पहले समझा लूं। अच्छा, जब स्ट्रांग होता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतनी है कि नहीं? इसका मतलब जितनी ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उतना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं? और यदि एसिड वीक होता जा रहा है तो एनर्जी कम होती जा रही है। इसका मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो ये एनर्जी है। और कोई भी वीक करते हो तो आपने अभी चिल्ला के बता दिया है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाती है। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात मान लो कभी इसमें कर दे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के टर्म में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ध्यान रखना, मॉड लगा रखा है क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि एनर्जी निकल रही है। बात समझ पा रहे हो? तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लोगे, कर लोगे। अच्छा, इस जगह पे एक बात और लिख देता हूं, एक्चुअल में याद आ गया, भूल जाऊंगा फिर। पीएच, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पीएच कम होगा। एसिड का पीएच 7 से कम होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
कर लोगे? के ए। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नहीं यार, इसका क्वेश्चन मैं लाया था कहीं, ये है, लो इसको करो। बस चलते चलते एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ए बी सी डी आर इतना इतना इतना, दे आर न्यूट्रलाइज बाई कॉमन बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो ए डी सही है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कहां है? अच्छा, अब कह रहे हो तो एक पूछ लेता हूं, अब कर डालो इसको भी, लगे हाथ निपटा देते हैं। When 20 ml of 0.5 m NaOH mixed with 100 ml 0.1 m HCl, then heat emitted is x kilojoule. Hence the heat of neutralization of per mole. उल्टा क्वेश्चन पूछा है, वो 1 मोल की पूछ रहा है और पता नहीं कितने मोल की आई है, तो वही काम करना है अपने को। तो HN OHN बना वाटर, M इंटू वी किया तो 20 पंचे 100 मतलब 10, M इंटू वी किया 10, तो भाई 10 मिलीमोल बना, इसको मोल बना लिया, इसका मतलब इतने मोल, तो इतने मोल की एनर्जी है X, तो 1 मोल की कितनी होगी? क्या हुआ? 100x। डायरेक्ट जल्दी कर दिया, समझ पाए हो? मगर भाई वो कह रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल बताओ, तो मैंने कहा था जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो एक ही काम करना है, बस ये वाली रिएक्शन लिखनी है। तो इतने मोल वाटर के बनने की एनर्जी इतनी है, तो 1 मोल की कितनी होगी? 100 आंसर है कहीं? जितना याद था पढ़ा दिया है, अब कैसे पढ़ाएं? अब कल याद करके आएंगे, कल पढ़ाएंगे। हाँ? लिखना है भाई, शायरी नहीं आती है यार मेरे को। क्या यहाँ पे? अच्छा, ये